अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप रात को सोने से पहले क्या देखते हो, अगर जवाब देने में 2 सेकंड से ज्यादा लगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एडिक्शंस की, रियल एडिक्शंस की। म्यूजिक, कॉर्न, सोशल मीडिया एटसेट्रा। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल ट्रैप्स है और आज तुम्हें मैं इनसे पीछा छुड़ाने का मैकेनिज्म देने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है एंड इसीलिए बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन अवॉइडेंस ही एडिक्शंस का बेस्ट फ्रेंड होता है। आज हम 3 चीजें कवर करेंगे: एडिक्शंस काम कैसे करते हैं और एडिक्शंस को ओवरकम करने का फ्रेमवर्क क्या है और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एडिक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? देखो, जो भी ये एडिक्शंस होती है, चाहे वो म्यूजिक हो, कॉर्न हो या फिर सोशल मीडिया का डूम स्क्रॉलिंग एडिक्शन हो, ये सब चीजें एक ही सिस्टम को एक्सप्लॉइट करती है और वो है डोपामिन सिस्टम। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारा ब्रेन रिलीज करता है जब भी कोई प्लेजरेबल चीज होती है। लेकिन असल बात ये है कि डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि एंटिसिपेशन के लिए बना है। इसीलिए जब तुम कोई बुरा काम कर रहे होते हो तो उसमें मजा आता है, बट जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद तुम्हें रिग्रेट मिलता है। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एंटिसिपेशन होती है कि अगली आने वाली रील मुझे खुश कर देगी या अगली आने वाली रील में मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जो मुझे खुश कर देगा, और उसी मोमेंट पे डोपामिन रिलीज होता है चीज मिलने से पहले। ये वही मैकेनिज्म है जो कॉर्न वॉचिंग में काम आता है, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आने के टाइम काम आता है और म्यूजिक के प्लेलिस्ट स्क्रॉल करते टाइम काम आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीमार हो, इसका मतलब ये है कि तुम ट्रैप्ड हो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि ब्रेन एक स्मार्ट ऑर्गन है और जब तुम एक ही चीज बार बार करते हो तो ब्रेन को वो चीज एक्साइटिंग नहीं लगती, उसको फिर नया डोपामिन हाई चाहिए। इसीलिए तुम जब एक गलत काम करते हो तो दूसरी बार उसमें उतना मजा नहीं आता, इसीलिए तुम लेवल अपग्रेड करना चाहते हो। फिर तुम ज्यादा इंटेंस कंटेंट ढूंढते हो, ज्यादा टाइम लगाते हो और ज्यादा हराम में जाते हो। और यही रीजन है कि नॉर्मल म्यूजिक से फिर बात नहीं बनती, तुम वल्गर म्यूजिक की तरफ जाते हो। नॉर्मल इंटरेक्शन से तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तुम्हें फिर फ्लर्टिंग चाहिए। और कॉर्न के बारे में ये रिसर्च है कि एस्केलेशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। मतलब जब तुम एक बार कोई वीडियो देखोगे उसके बाद तुम्हें वो वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा, तुम्हें फिर उससे और बदतर चीज चाहिए। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये चीजें दिमाग को रिवायर करती है, मतलब जिस तरीके से आपका दिमाग काम करता है ये उसके काम करने को ही चेंज कर देती है। जब तुम सडनली इस चीज को छोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें रेस्टलेसनेस, बोर्डम और एंग्जाइटी होने लगती है और ये एक्चुअल विड्रॉल सिम्टम्स है। ब्रेन को टाइम चाहिए वापस रिवायर होने के लिए और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन अपने आप को बदल सकता है लेकिन टाइम लगता है, टिपिकली 30 to 90 डेज के कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तुम रिलैप्स करोगे तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इन एडिक्शंस को हमें फाइट करना है, लेकिन फाइट करने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम फाइट किससे कर रहे हैं, हमारा दुश्मन कौन है। तो वो दुश्मन है नफ्स, और कुरान में इसको 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1, नफ्स अम्मारा। ये वो नफ्स है जो तुम्हें बुराई की तरफ ले जाता है, ये एडिक्टेड स्टेट है। नंबर 2, नफ्स लव्वामा। ये वो नफ्स है जो गलत करने के बाद रिग्रेट करता है और ये चीज तुम्हारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। अगर तुम गलती के बाद गिल्ट फील करते हो तो ये साइन है कि तुम्हारे अंदर नफ्स लव्वामा काम कर रहा है और इसको मरने मत देना। नंबर 3, नफ्स मुतमइन्ना। ये एक सेटिस्फाइड स्टेट है और इसी को अचीव करना हमारा गोल होना चाहिए। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि जो भी गुनाह तुम कर रहे हो उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड रील स्क्रॉल करते करते तुम्हें कुछ दिख गया और उसी वजह से तुम गुनाह की तरफ चले गए, ये एक ट्रिगर है। या फिर तुम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, उसने कुछ कहा और ये चीज तुम्हारे लिए एक ट्रिगर बन गई। या फिर तुम किसी जगह से चल रहे हो, वहां पे तुम्हें कुछ याद आ गया एंड ये चीज तुम्हारे लिए ट्रिगर बन गई। तुम्हें इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उन चीजों से दूर रहना है, उन चीजों को ब्लॉक करना है, उन चीजों से बहुत दूर रहना है। उसी को गज़्वुल बसर कहते हैं, मतलब लोअरिंग ऑफ द गेज। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। मोमिन मर्दों को कहो कि अपनी निगाहें झुका के रखें। ये सिर्फ आंख मत उठाना वाली बात नहीं है, ये स्टिमुलस को कंट्रोल करने वाली बात है, ये ट्रिगर से दूर हटने वाली बात है। और मॉडर्न साइकोलॉजी में ये एक प्रोन टेक्निक है। अगर तुम छोटे लेवल के हराम को देखोगे ही नहीं तो बड़े लेवल का हराम देखने की क्रेविंग ही नहीं आएगी, और अगर तुम्हें क्रेविंग नहीं आई तो फिर तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फितना एंड एनवायरनमेंट। कुरान और हदीस में बार बार एनवायरनमेंट का जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है तो तुम देखो कि तुम किससे दोस्त बना रहे हो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सोशल कंटेजन थ्योरी है जो मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंफर्म करता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारे 3 डिग्री ऑफ सोशल कनेक्शंस तक ट्रैवल करती है। मतलब तुम्हारा रूममेट जिस चीज से एडिक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली तुम भी उसी चीज से एडिक्टेड हो जाओगे। इसीलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखो एंड अगर तुम्हें वो गलत लग रहा है तो उसको बदलो। अब अक्सर लोग कहते हैं कि निकाह कर लो सब ठीक हो जाएगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है जो जवान है और निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे। बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हर कोई इमीडिएटली निकाह नहीं कर सकता, तो तब तक क्या जब तक वो निकाह करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस की कंटिन्यूएशन में इस चीज का भी सोल्यूशन दिया है, और जो निकाह नहीं कर सकता वो रोजा रखे, ये उसके लिए एक शील्ड है। और साइंस भी यही कहती है कि जो फास्टिंग है वो ब्रेन की इंपल्सिविटी को रिड्यूस करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करता है। मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल करता है। तो फास्टिंग से एडिक्शन
एडिक्शंस को बीट करना आसान हो जाता है। अब हम एडिक्शन के टाइप के हिसाब से प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले म्यूजिक एडिक्शन। ये समझना जरूरी है कि म्यूजिक सुनना, म्यूजिक प्रोड्यूस करना और म्यूजिक यूज करना इस्लामिकली हराम है। अब आपको अगर इसकी दलील चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख रखा है कि व्हाई म्यूजिक इज हराम। अब म्यूजिक छोड़ने के प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। तुम ये देखो कि तुम म्यूजिक कब सुनते हो, जब तुम होमवर्क कर रहे होते हो, या जब तुम अकेले हो घर में, या दोस्तों के साथ गाड़ी में हो, या फिर किस जगह तुम म्यूजिक सुनते हो, वो पहले आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। ब्रेन को ऑल्टरनेटिव चाहिए। तुम नशीद सुन सकते हो या फिर तुम कुरान सुन सकते हो। नशीद भी हलाल होनी चाहिए। आजकल बहुत सारी हराम नशीद भी आई है, तो वो भी म्यूजिक के जुमरे में आती है। तीसरा प्रैक्टिकल स्टेप है ऑडिटरी फास्टिंग। हफ्ते में एक दिन तुम डिसाइड कर लो कि आज मैं जीरो म्यूजिक सुनूंगा और मैं जीरो वीडियोस देखूंगा जिसमें म्यूजिक हो। इससे तुम अपने आप को ट्रेन करते हो कि मैं एक दिन हफ्ते में ये चीज कर सकता हूँ। उसके बाद ये एक दिन तुम्हारे 2 दिन बन जाएंगे, ये 2 दिन तुम्हारे 4 दिन बन जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल लीव म्यूजिक। एंड यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगा। अक्सर लोग म्यूजिक इस वजह से सुनते हैं क्योंकि वो सैड होते हैं, उनका ब्रेकअप हो चुका होता है या फिर कुछ और रीजन होता है, तो उनको लगता है कि म्यूजिक मुझे कंफर्ट दे रहा है। बट अगर आप देखोगे तो म्यूजिक आपकी सोल को खा रहा होता है, आपकी सैडनेस को इंक्रीज कर रहा होता है। तो तुम एग्जामिन करो और देखो कि जब मैं म्यूजिक नहीं सुनता तो मेरे अंदर पीस रहता है एंड जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरा पीस उड़ जाता है। तो उसी हिसाब से तुम डिसाइड कर लो, एक दिन तुम म्यूजिक स्किप करके कुरान सुनने लग जाओ एंड उस दिन अपना पीस देखना कि कितना मिलेगा। दूसरा एडिक्शन है कॉन एडिक्शन। ये सबसे सीरियस है लेकिन लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि लोग शर्माते हैं। बट मैं क्लियरली बोलूंगा क्योंकि 95% ऑफ द टीनेजर्स इसमें फंसे हुए हैं। सबसे पहली बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2014 की स्टडी कहती है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन सेम न्यूरल पैटर्न शो करता है जो ड्रग एडिक्ट्स में होता है। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रियल इंटीमेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो श्रिंक होने लगता है। ये सिर्फ हराम है इसीलिए बुरा नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी वजह है। बल्कि एक और बड़ी वजह ये भी है कि ये तुम्हारी कैपेसिटी टू लव एंड एबिलिटी टू कनेक्ट को बहुत गिरा देता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? कट ऑफ इमीडिएटली। इसमें म्यूजिक की तरह ये नहीं चलेगा कि मैं अब ग्रेजुअली डिक्रीज करूंगा, इसको तुम्हें अचानक बंद करना पड़ेगा। अगर तुम ग्रेजुअली इस चीज की तरफ जाओगे, फिर से वापस आओगे, फिर से जाओगे, तो ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। इसको तुम्हें एक दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। अब इसके लिए तुम्हें दूसरा स्टेप जो है ब्लॉकर्स, वो यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकर्स ऐप आती है, वो तुम्हारे क्रोम को डिसेबल कर देंगी। ब्लॉकर्स एक्सटेंशन आती है, वो तुम्हारी वेबसाइट्स को डिसेबल कर देंगी एंड इसके लिए तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज ये है कि व्हेन यू लुक यू आर हुक्ड। इसका मतलब ये है कि तुम ट्रिगर से दूर रहो। अगर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, वहां पे तुम्हें कुछ दिख जाता है और उसके बाद ही तुम वो चीज देखने लग जाते हो, तो तुम्हें पता है कि ये चीज मेरे लिए ट्रिगर का काम करती है, तो तुम उससे ही दूर रहो। अपनी फीड को रीसेट करो, अपनी फीड को क्लीन करो, तुम ट्रिगर्स से दूर हो जाओ। चौथी चीज है द 10 मिनट रूल। जब भी तुम्हें ये करने की क्रेविंग आए तो तुम्हें अपने ब्रेन को बस इतना बताना है कि बस भाई 10 मिनट वेट कर ले, उसके बाद हम कर लेंगे जो भी तुम्हें करना है। एंड जब तुम इस अर्ज के पीक टाइम पे इसको वेट करने के लिए बोलोगे तो ये जो क्रेविंग है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड इस मेथड को सर्फिंग द एज बोलते हैं। एंड इन 10 मिनट में खाली मत बैठो, उठो, वुजू करो, नमाज 2 रकात पढ़ो, उसके बाद तुम्हें मन नहीं करेगा ये चीज करने का। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्रीट रिलैप्स एज डेटा। अब अगर तुम रिलैप्स कर गए तो रिग्रेट होना चाहिए ऑब्वियसली, बट शेमफुल स्पाइरल में मत पड़ो। ये इस चीज को और भी खराब कर देता है। अब तुम्हारा ब्रेन बोलता है अब हो गया, चलो अब दोबारा करते हैं, अब तीसरी बार करते हैं, अब कल फिर से करते हैं। लेकिन जब तुम्हें रिग्रेट हो जाए उसके बाद तुम बैठो अच्छे से एंड एनालाइज करो कि मुझसे गलती कहाँ पे हो गई, ये चीज मैंने किस ट्रिगर की वजह से की, ये कब हुआ, किस जगह हुआ। एंड ये डेटा तुम इकट्ठा करो, ये डेटा तुम देखो कि मैं ये चीज में कब पढ़ रहा हूँ एंड उस डेटा को देख के एनालाइज करके प्रैक्टिकल स्टेप्स बनाओ कि अब मैं इस सिचुएशन में आगे कभी नहीं आऊंगा। जिस सिचुएशन ने इस चीज को ट्रिगर किया अब मैं दूसरी बार से इस चीज को अवॉइड करूंगा ताकि ये सिचुएशन कभी आए ही ना और मैं कभी ट्रिगर होऊं ही ना। नेक्स्ट थिंग इज तौबा। लोग समझते हैं कि तौबा सिर्फ माफी मांगने वाली चीज है, लेकिन नहीं। सही तौबा की 3 कंडीशंस होती है, नद्म, तर्क और आज़म। नद्म और नदामत मतलब एक्चुअल रिग्रेट, तुम्हें गलती का रिग्रेट होना चाहिए। तर्क मतलब छोड़ देना, उस गुनाह को उसी टाइम छोड़ दो। एंड आज़म मतलब प्रॉमिस करना, अल्लाह से प्रॉमिस करो कि आज के बाद मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ ये सब सुनने में बहुत ईजी लगता है बट करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये कि तुम एफर्ट्स करो। अगर तुम 1 कदम अल्लाह की तरफ चलोगे तो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग तुम्हें करनी है। अब इफ यू वांट अ चैलेंज आफ्टर दिस वीडियो, तो मेरा चैलेंज ये रहेगा कि अगले 10 दिनों तक तुम कौन से दूर रहो, किस मेथड से? कोल्ड टर्की मेथड और 10 मिनट रूल के मेथड से। और म्यूजिक कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक ऑल्टरनेटिव पे स्विच करो। फॉर एग्जाम्पल तुम 1 हफ्ते तक म्यूजिक के बजाय नशीद सुनो, कुरान सुनो, बट म्यूजिक अवॉइड करो। अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड तुम इस पे स्टेडफास्ट रह गए, फिर तुम्हें 10 दिन बाद इसमें वापस जाने की चाहत भी नहीं होगी, क्योंकि यू विल टेस्ट द पीस ऑफ दिस थिंग। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट इस वीडियो को किसी टीनेजर दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो ट्रस्ट मी, फॉलो दिस पाथ एंड इंशाल्लाह तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम।